बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। मौसम बहुत खुशगवार है और क्या ही खूब हो कि इस खुशगवार मौसम का मज़ा हम जो है वो अच्छी तरह से ले सकें। वो इसलिए कि इस खुशगवार मौसम में ट्रैफिक मसाइल का सामना रहता है। इस खुशगवार मौसम में लोगों की लाइट मुसलसल चली जाती है और गरीब बेचारा इस तरह परेशान हो जाता है कि घरों में ना पानी आ जाए। कल रात अच्छी खासी तेज़ बारिश हुई और फिर वो जो मुसलसल बारिश रहती है उससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों के घरों की छतें टपकना शुरू हो जाती हैं, गलियों में पानी खड़ा होने के बाद घरों में जमा होना शुरू हो जाता है। सो ओवरऑल सभी लोगों के बारे में सोचें तो इस तरह का मौसम एक्चुअली लोगों के लिए ज़हमत भी बन जाता है। वो ज़हमत मेरे लिए भी कल इस तरह से बना, जब दफ्तर से निकली तो तकरीबन 2.5 घंटे में घर पहुंचना हुआ। ऑब्वियसली ऐसे ही बहुत सारे बच्चे जो आज भी सुबह स्कूल आ रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी हर जगह पे जमा था। रात वाला पानी जो है वही प्रॉपर तरीके से नहीं निकल सका था। सुबह भी हल्की हल्की बारिश कुछ इलाकों में हो रही थी। सो हमेशा की तरह वो दावे वो वादे कभी भी वफा नहीं हो सके और मेरे ख्याल से शायद हो भी ना पाएंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर रजा खान और वकास अहमद ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई आपसे आगाज़ कर रही हूँ, क्या मंजर देखा सुबह आते हुए? पानी था बाहर? पहले तो रात का मंजर देखे, मैं जब मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला तो बहुत ज़्यादा हब्स था। अच्छा। और मुझे लग रहा था कि आज बहुत बारिश होगी। रात वाकई में बहुत बारिश हुई। और वो जो मशहूर सेइंग है, अब तो उसको सेइंग ही कहना चाहिए, गोल्डन वर्ड्स हैं कि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। ज़्यादा बारिश हुई, ज़्यादा पानी आ गया और उसके बाद जो ट्रैफिक के हालात हैं कल से ही ख़राब हैं। और ये 3 दिन प्रेडिक्शन थी कि बारिश होगी। ये ऐसा नहीं है कि प्रेडिक्शन नहीं थी, इन 3 दिनों के लिए प्रेडिक्शन थी। लेकिन कुर्बान जाएं उस पुलिस पर, ट्रैफिक पुलिस पर कि अब तो आधे हम चीज़ें प्रेडिक्ट कर लेते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से देख के। जी, असल मसला वही है कि हमारे यहाँ जब ट्रैफिक ब्लॉक होती है तो पुलिस गायब हो जाती है। जब पुलिस गायब होती है तो फिर हर बंदा अपने तौर पे वैलिड है। मुझे कल कहीं पे ट्रैफिक अपने तौर पे वो जो है वो अपने ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और जिससे सारी हजल बजल होती है। पहली बात। दूसरी बात, आज सुबह भी आपने देखा क्रीम ब्लॉक के साथ साथ पानी, आप बता भी रही थी, बयान भी कर रही थी। वहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ग्रीन बेल्ट बनी हुई है उसमें होल बने हुए हैं, सही कह रहे हैं, बंद है। बिल्कुल। सिर्फ उनको आप जरा बांस के साथ खोल दें भाई उन होल्स को, तो ये पानी उसमें चला जाएगा ग्रीन बेल्ट में। जो काम है आमिर भाई, जिन्ना हॉस्पिटल ये 15 से 20 मिनट का काम है। और कल तो मैं इतनी परेशान थी, एम्बुलेंसेज इतनी थी। 15 से 20 मिनट का काम है लेकिन करता कोई नहीं है। मसला ये है, बारिश होती है हम भी मानते हैं और बारिश का पानी का निकास भी हो जाता है, हम ये भी मानते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि आप निकास कर लेते हैं। लेकिन जिन इलाकों में निकास नहीं होता वहाँ प्रॉब्लम है। दूसरा, आपने जिक्र किया बिजली जाने का। रोज़ाना हमारे दोस्त हैं जैन मदनी, रोज़ाना तो नहीं कहूँगा, हर एक दूसरे दिन वो 3 बजे डालते हैं कि 4 घंटे हो गए लाइट गई हुई, फिर 4:30 डालते हैं 5 घंटे लाइट गई। मुझे नहीं समझ आती ये बंद रोड पे प्रॉब्लम क्या है। जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ हर दूसरे और पहले दूसरे दिन, एक तो वो हैं ही नाइट के रिपोर्टर तो नहीं है, लेकिन वो जो काम नाइट के हैं, मतलब स्टेज ड्रामा, फिल्म, टीवी रिकॉर्डिंग्स, उसके रिपोर्टर हैं। और दूसरा, जब वो बेचारे घर पहुंचते तो लाइट नहीं होती, तो वो इतना काम करने के बाद जाते हैं लोग, उनको अजियत है। ये सिस्टम भी ठीक होना चाहिए और आवाम को मेरा ख्याल है बारिश इंजॉय करने के लिए जो है वो ज़रूर मौका देना चाहिए कि भाई आप बारिश इंजॉय कर लें। लेकिन मुझे लगता है इंजॉय के साथ ना, क्योंकि मैं जब आती हूँ ना दफ्तर, बारिश हो रही होती है, मौसम खुशगवार होता है, वो तो मैं मौसम खुशगवार और इंजॉयबल हो जाती हूँ। इतने लोग परेशान होते हैं, इतना पानी जमा होता है कि आप बस यही सोच होते हैं कि खैर से दफ्तर पहुंच जाएं। बकास ऐसा ही है। अच्छा, ये ना हर बंदे की अपनी सोच है। आप अभी जिक्र कर रहे थे लोग परेशान होते हैं। आप कुछ शहर के जो पसमानदा एरियाज है ना, वहाँ पे निकलें, बच्चे नहा रहे होते हैं इसी गंदे बारिश के पानी में, लोग ऐसे घूम रहे होते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है कि कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा, वो इंजॉय करते हैं इस मौसम को। और मेरा ख्याल है कि सारे लाहौरियों को ना ये अडॉप्ट कर लेनी चाहिए सिचुएशन कि यही कुछ है, आपने इसमें कैसे खुश रहना है। ये एक दिन का तो मुद्दा है नहीं है। मतलब आमिर भाई साहब ने यहाँ पे बैठ के कितनी बार सुना कि जब से ये स्कूल में जाते तब से भी ऐसे मसाइल थे, फिर ये साफत में आ गए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब ये ओल्ड एज में आ गए हैं, तो वो मसाइल सारे वहाँ पे हैं।
तो इसका मतलब ये है कि हमें ये लोगों को कहने के लिए कि अगले साल ऐसा नहीं होगा तो वो झूठ है। अगले साल भी ऐसा होना, इससे बदतर होना है। स्मॉग नहीं आएगी, अगले साल इससे बदतर आने वाली बात तो ठीक है, लेकिन वो ट्रैफिक क्या करे? ट्रैफिक का इशू ये है आमिर भाई, ट्रैफिक का इशू अभी आप बात कर आने वाले रहे थे। टाइम में मैं आपको बता दूं, मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ आमिर भाई, आप उसको थोड़ा सा, आप मरियम साहिबा से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पूरी दुनिया ने ट्रैफिक का एक ही हल निकाला है, पब्लिक वो है ट्रांसपोर्ट लेके भी आ रहे हैं ना, तो वो भी कुछ नहीं, बसे हैं। मैं- मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो इसी गवर्नमेंट ने ही चलाई, और किसी गवर्नमेंट जो तब्दीली आई हमारे मुल्क में उसने तो तबाही और बर्बादी चलाई, तो ये गवर्नमेंट अब क्यों यही नहीं लेकर गवर्नमेंट आ रही? चलाएगी, यही गवर्नमेंट चलाएगी। मैंने आपसे उस दिन भी आपसे बात हो रही थी जब मैंने बताया कि बहाल नहीं, वो हमारा एक ग्रुप है दिल की भरास, उसमें शुएब साहब थे और ताहिर क़य्यूम साहब हैं और मैं हूँ, हम सब हैं। वो जर्नलिस्ट ही हैं उसमें, वो डॉक्टर हैं वैसे शुएब साहब। तो वो भी यही कह रहे थे कि सिर्फ लाहौर में बनी, तो मैंने उनको बताया भाई मुल्तान में भी बनी, मैंने उनको बताया फैसलाबाद में बनी, मैंने उनको बताया पिंडी में भी बनी। इसी गवर्नमेंट यानी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने ही बनाई, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने ही बनाई, मान लिया, और अभी भी यही बनाएगी और कोई आने वाला नहीं है। बस उन्होंने कहा दिसंबर में आपको रवा दबा। चले उस खबर पे जब आप आएंगे और उस पर भी चलेंगे, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल सही कहा इसने। हल वाकई अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जंगला बस कहा जाएगा, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पुल कहा जाएगा, ऑरेंज ट्रेन को पुल कहते हैं और उसको कहते हैं जंगला बस, कहते हैं पूरा लाहौर में छत लिया तो इधर कहते हैं जी जंगला बस है, तो फिर ये तब्दीली वाले मज़े जो हैं ये नहीं है। मैं तो हैरान हूँ उन लोगों पे, उन बच्चों पे जो सफ़र मेट्रो पे करते हैं और आके तब्दीली का नारा मारते हैं। भाई अगर ये ना होती आज, आप जाकर देखें वो कैसे फुल होती, कैसे आप कभी ट्रेन पे चले जाएं, आप तो सबसे कभी ट्रेन का देखा कि जी रश, आमिर भाई इस टाइम ये है पब्लिक ट्रांसपोर्ट आमिर भाई का ये जो नहीं तो मैं मुल्तान रोड पे रहता हूँ, आप मुल्तान रोड से गुजरती थी, आपको पता कितनी वैगनें चलती थी, कहाँ गई वो वैगनों में? किस तरह से लोग बिल्कुल उस तरह से कैसे खड़े होते थे, अब मैं इसको बता भी नहीं सकता हूँ, उस तरह से खड़े होकर सफ़र करते थे। उनको ऑरेंज ट्रेन दे दी थी, ये ले सफ़र कर। आमिर भाई ना लेकिन तब्दीली का कीड़ा जो है वो कभी नहीं मरेगा, चाहे जो मर्जी स्प्रे कर ले। वो आप जिनमें हैं उनमें से निकालना भी बहुत नहीं। अच्छा मैं मिस्ताना विद ड्यू रिस्पेक्ट आमिर भाई, तो मुझे इस खबर के हवाले से नून लीग के तर्जुमान लगे हैं, ये 3 साल निकाल दे। सच जो बोलेगा ना सर, गुजारिश जो सच बोलेगा, ये 3 साल जो निकाल सच बोलेगा ना वो तर्जुमान होगा, और जो कहेगा ना जी ये 3 साल, कौन से 3 साल? पहले मैंने 3 साल बताए, कौन से 3 साल? तो सुन लेना, कौन से 3 साल बताएं? सर अब आप वो देखें ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ भाई, हमने आपकी बात से एग्री कर लिया, अब क्यों नहीं चल रही बस? क्या अब बसें क्यों कितने दिन हुए? अभी तो होने मुआहदे शुरू हुए हैं, अभी तो बजट आया जून में, और जुलाई और अगस्त आप चाहती है कि ऑरेंज ट्रेन की तरह की एक ट्रेन जो है जुलाई 1 जुलाई से बजट शुरू हुआ है, तो अगस्त में जो है आपको ऑरेंज ट्रेन की तरह की ग्रीन ट्रेन जो है टाइम दे रहे हैं आमिर भाई, ये टाइम ही लगा हुआ है। जो आज जो आपके ये खबर उस पे आना है हमने, जी हम आएंगे जरूर इंशाल्लाह। कैसे जी बोले भाई, लेते हैं आप एकदम एक जर्नलिस्ट से एक पीआरओ कैसे बन जाते मैं पीआरओ नहीं बना, पीआरओ तो ये है आपने ट्रैफिक पुलिस वाला मुद्दा उठाया और आप गवर्नमेंट पे ले गए, क्योंकि वो ट्रैफिक पुलिस पे आ रही थी बात, तो आप इसलिए निकल गए उसमें से। ट्रैफिक पुलिस का तर्जुमान तो नहीं, मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ, आपने बात की, आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की, तो मैंने कहा इसी गवर्नमेंट ने चलाई, तब्दीली का कीड़ा आया। बहुत सारे मसाइल का आप लोग डिसाइड करें आपस में, इनका मसला पता नहीं आप दोनों का हल होगा नहीं होगा। मुझे मेन इशू जो अभी फिलहाल लग रहा है, ट्रैफिक का इशू तो था, कल मैं भुगत के गई हूँ, निकासी आप बर वक्त नहीं हो पा रहा, ये हमारा मेन इशू फिलहाल है। ट्रैफिक भी इसी वजह से सुस्तवी का शिकार है, आने वाले दिनों में ट्रैफिक तो मजीद वर्स्ट होगी, और बहुत सारे मसाइल का हल आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही है। ये स्मॉग का रोना जो हम अभी कुछ महीना रह गया, 15 दिन रह गया, स्टार्ट होने वाला है, वो भी होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सारे मसाइल का हल है, लेकिन अभी वाले सिनेरियो में निकासी आप बहुत बड़ा मसला है। सो इनसे बाहर निकलते हैं, इन दोनों की लड़ाई को थोड़ा सा खत्म करते हैं, स्टे देते हैं, आगे वाली खबरों में पता नहीं क्या होने वाला है। ब्रेक के बाद आ जाते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर हमारे पास है जी कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन की। मंसूबे में अब तेज़ी आ गई है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा किया, और हम पिछले दिनों भी आपको दिखा रहे थे, वो 12 दौरे करके तमाम वो जो काम चल रहा है उसका जायज़ा ले रहे हैं, साथ साथ अपडेट्स ले रहे हैं। बारिश की वजह से तो नहीं काम डिस्टर्ब होगा? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये बारिश के पानी को ही जमा करने के लिए एक पहले टैंक बनाया है, थैंक्स टू मोहसिन नकवी और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कि उन्होंने इजाज़त दी कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो दरीना मसला है निश्तर स्पोर्ट्स पार्क कम्प्लेक्स का मसला, हम असल में अपने तो बचपन से ये मसला वो है ही मसला, वो कभी पानी निकलता नहीं, क्योंकि गुलबर्ग जो है
वो इससे ऊपर हो गया, जी, और बनते ये बनते जगह बनते नीचे। तो ये ज़रा नीचे रह गया। अब यहाँ पानी जमा हो जाता था और पानी कहाँ निकास होए, उसका कैसे होए, तो पूरे एक शहर से पानी निकल जाता था, 40 यहाँ आपको मिलियन फिर भी पानी वो मिलता था। कहते हैं कि है इसका लीटर का पानी का टैंक है जो बनने जा रहा है, जो बन रहा है, यानी उसमें अभी कंक्रीट वगैरह और उसका स्टील का काम हो रहा है। ये बन जाएगा तो ये तो पानी का मसला है। एक तो हल ये होगा कि ये पानी जो है ये बारिश का वहाँ चला जाएगा, और दूसरा जब पानी नहीं बारिश हो रही होती है तो अगर ग्राउंड को पानी चाहिए होगा, ना सिर्फ इस ग्राउंड को बल्कि इसके साथ साथ जितने भी ग्राउंड्स हैं, बाकी है हॉकी स्टेडियम है, LCCA ग्राउंड है, और भी खेलों के पॉइंट्स हैं, उनको भी पानी चाहिए होगा, फुटबॉल ग्राउंड है, उसको भी इसी टैंक से पानी फराहम कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये जगह देने का शुक्रिया, क्योंकि इसके लिए लाहौर में और कहीं कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे ये बन सकता था। तो बेहतरीन ये वाटर टैंक बन जाएगा, और मेरा ख्याल है कि इस काम को जितनी जल्दी मुकम्मल कर लीजिए, क्योंकि हमें जनवरी में चैंपियंस ट्रॉफी करानी है यहाँ पे। उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि चैंपियंस ट्रॉफी से कल कब भी उन्होंने ये मीटिंग हो में भी जाएगा। यही कहा है कि इसको अपनी टाइमलाइन के साथ इसको मुकम्मल करें, ताकि ये जितनी जल्द हो हम स्टेडियम को खेलने के काबिल बनाएं। तो शायकीन को तो कोई वकास मसाइल नहीं होंगे, सिटिंग, वॉशरूम, वो आमिर भाई ने बताया था कि पहले से बहुत। देखिए, अगर मुकम्मल हो जाता है तो ये इश्यूज़ को ही हल करने के लिए आपने अपग्रेड किया है ना। तो फ़िलहाल तो चैलेंज ये है कि डेडलाइन पर मुकम्मल हो सके। लेकिन आमिर भाई कह रहे थे कि मौसम की वजह से शायद वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, तो मेरे ख्याल में है कि बारिशों की वजह से डिस्टर्ब काम उनका हो रहा है। तो उसकी रीज़न ये है कि उन्हें बारिश का पानी निकालने के लिए उनको एफर्ट करनी पड़ती है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट हो रही है। जब वो मिट्टी और दूसरा जो कंक्रीट का मलबा हटाने में उन्हें ज़ाहिर बात है वो एफिशिएंसी डिस्टर्ब हो रही है। तो लेकिन फिर भी जैसे चेयरमैन PCB साहब पहले भी उन्होंने बात की, कल भी उन्होंने बात की कि वो बड़े इस पर पुरुमीद हैं, उनकी टीम बड़ी पुरुमीद है कि हम डेडलाइन तक ही मुकम्मल कर लेंगे। और मेरा ख्याल है ये होना भी चाहिए, क्योंकि चैम्पियन ट्रॉफी वही बात है कि बहुत बड़ा इवेंट है और इतने सालों बाद कोई इंटरनेशनल इवेंट आ रहा है। तो हमारी नेक ख्वाहिशात, हमारी दुआएं इनके साथ हैं कि बर वक्त मुकम्मल हो, क्योंकि ये सिर्फ एक शख्स की चैलेंज का, ये एक प्रोजेक्ट की बात नहीं है, इसमें मुल्की साख है, ठीक है। और जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है मोहसिन नकवी साहब का, तो मेरा ख्याल है कि वो और उनकी टीम तो बड़ी मोटिवेटेड है, और अल्लाह करे कि वो अपने प्लान पर को मुकम्मल करने में कामयाब हो जाए। यही हमारी दुआ है और ये ख्वाहिशात भी हैं, क्योंकि काम हमें उनकी डिटर्मिनेशन और एफर्ट्स तो नज़र आ रही हैं। वो खुद भी आते हैं, लोग भी वहाँ पे हर 24 घंटे मौजूद होते हैं, काम 24 घंटे हो रहा है। चलिए जी, हम दुआ गो हैं कि ये काम जो ली गई है पाए तकमील तक पहुंचे। मुझे तो कभी कभी लगता है अपने घर की छत से भी देखते होंगे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आपने सही कहा, आपके नजर आ रहा था ना वहाँ से। अच्छा जी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। अच्छा जी, वेलकम बैक वंस अगेन। अभी एक अनाउंसमेंट है, वो मैं कर दूं, फिर अगली खबर की तरफ चलेंगे। मोटरसाइकिल का लर्नर लाइसेंस मिलते ही ड्राइविंग टेस्ट होगा और फौरी आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल जाएगा। सिर्फ लाहौर में 30 लाख से ज़्यादा मोटरसाइकिल सवार बगैर लाइसेंस हैं। महदूद मुद्दत के लिए 42 यौम का लर्नर पीरियड ख़त्म किया जा रहा है, यानी वो जो आपको लर्नर लाइसेंस बनाने के बाद एक पीरियड था जिसका आपको वेट करना पड़ता था, उसके बाद आपका परमानेंट बनता था। आई थिंक वो ख़त्म किया गया। वकास ऐसे ही है, फौरी हो जाएगा आपको जारी लर्नर के बाद। जैसे आप लर्नर बनाएंगे, मतलब आप लाइसेंस के लिए जा रहे हैं, अप्लाई करेंगे, लर्नर मिलेगा, एट द सेम टाइम लर्नर बन जाएगा, उसके बाद आप टेस्ट देने के और आपको इशू हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा जी, ये आसानी देने के बाद भी अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा, ये सब करने का मकसद ये है कि अगर फिर भी लाइसेंस नहीं होगा तो पक्का 2000 रुपये जुर्माना होगा, यही होगा। जी जी, 2000 तभी भी हो रहा है। वही ना, अब आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि भाई हम तो गए थे, हमारा परमिट बना हुआ है। परमिट पे भी आपको सिटी ट्रैफिक पुलिस ने ये कहा है कि आपको जुर्माना हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सकता है आप अपना लाइसेंस बनवाएं, क्योंकि ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं, लाज़िम व मलज़ूम है। अगर आप रोड पे हैं तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, मेरे पास भी है जी। अच्छा जी, आ जाए अगली खबर की तरफ। ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट से मुताल्लिक एक बात ना कह लूँ, अगर आप इजाज़त दे दें जरूर, मुझे ग्रीन ट्रांसपोर्ट पे ज़रूर जाएं, लेकिन इसमें मुझे सिर्फ ये बता दें वकास भाई कि लर्नर जो लाइसेंस है उसकी फ़ीस लेके साथ ही आपका टेस्ट लेके पक्के की भी फीस लेंगे, यानी डबल फीस जी जी एक ही दिन में वसूल कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। बस मैंने यही पूछना, वो 42 दिन का इंतजार पुलिस से नहीं होगा कि 42 दिन के बाद फीस जो देनी है वो अभी मुझे देकर जाए। अच्छा, इसके पीछे वजह ये थी कि जब पिछले मुझे नहीं, मैं तो वैसे ही आपको बता रहा हूँ अपना ख्याल जाहिर किया है। तो अच्छी बात करके मैंने भी अच्छी बात की है कि एक ही दिन में पैसे मिल जाएंगे। आमिर भाई, बेसिकली हुआ ये था कि लाइसेंस नहीं होना चाहिए, ये राय दी थी ट्रैफिक पुलिस ने कि आप लर्नर भी अगर आपके पास है ना,
तो आपका चलान नहीं होगा। तो होगा, लोगों ने क्या पहले किया था। था कि लर्नर पे साल साल निकाल रहे हैं। ऐसे ही है, सही तो कह रहे हैं। बेसिकली वो उन्होंने नहीं, लर्नर पे साल निकलता नहीं है, आमिर भाई मैंने बहुत 6 महीने तक आपका डेट वैलिड ऑफ है, इशिंग लिखा होता है उसके ऊपर। 6 महीने तक वैलिड है, फिर आप रिन्यू करवा लें। के बाद अच्छा ना वो मैं तो पहले कह रहा हूँ, मैंने कोई बहस नहीं करनी थी, मैंने तो ये पूछा कि भाई एक ही दिन में एक जी, ही जी। घंटे में पैसे ले हाँ लेंगे जी, दोनों, पैसे पूरे लेके जाए, यानी वो ये है कि वो आपको पैसे पूरे लेके जाए, पैसे पूरे लेके जाए। लाइसेंस भी वो तो आपको मिल इंतजार ना करना पड़े कि ये आया नहीं पक्का बनवा। नहीं, लाइसेंस भी मिल जाएगा। अब आमिर भाई जो बात कर रहे हैं वो तो अपनी जगह, लाइसेंस जरूर होना चाहिए पास। जो मैंने कब कहा कि नहीं, नहीं, आप हर बात में तनकीद। अब देखिए, मैंने तो तनकीद अब की आपको नहीं। सब अच्छी चीजें नजर सर आएंगी। मैंने आज ये तनकीद की ट्रांसपोर्ट, नहीं, ग्रीन मैंने ट्रा- तनकीद की नहीं, नहीं नहीं, फिर अब ये- आप आ जाएं। अब मैंने आप तो तारीफ की है, आपका सब्जेक्ट आ गया आमिर भाई, मेरा सब्जेक्ट नहीं है ये। ग्रीन ट्रांसपोर्ट मेरा सिस्टम। नहीं है, मुझे हमारे बताना। शहर का सब्जेक्ट है आमिर भाई। हाँ आपके शहर का अब आपका सब्जेक्ट है, बिल्कुल है। चलें अब खबर की डिटेल बता दें हमें। ये खबर की डिटेल ये है कि कल जो है चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ वज़ीर आला जो हैं उन्होंने मुलाकात की है, और अच्छी खबर ये है कि उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब के लिए 5000 बसेस। लेकिन ये सारी खबर में एक लफ्ज़ मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया, वो ये था कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। देखो हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी नहीं आती है, चीज़ें आती हैं। मसलन तुर्की से हमने बसें ली, टेक्नोलॉजी नहीं ली, यहाँ बसें नहीं बनती हैं, ये जो मेट्रो पे चलती हैं। मैंने मिनिस्टर ऑरेंज ट्रांसपोर्ट से ये ट्रेन, बात पूछी। ऑरेंज ट्रेन जो है ये हमने चाइना से ली, ठीक है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी नहीं ली कि हम यहाँ पे उसका डब्बा नहीं बना सकते, उसकी पटरी नहीं बना सकते। जब तक आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं इवन करेंगे, आपकी कोई बस खराब हो जाए तो वो ग्राउंड हो जाती है। ग्राउंड हो जाती है, हाँ, और आपको वहाँ से आपने भिजवाई भी और वापस आई भी। जी। तो मैं ये इस सारी खबर के अंदर मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो मैन्युफैक्चरिंग थी, लेकिन वो 3 पहियों और 2 पहियों वाली मैन्युफैक्चरिंग थी। काश ये 4 पहियों वाली भी होती। तो मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप यूनिट लगाने ही जा रहे हैं तो भाई गाड़ियाँ भी बना दें। जो मोटरसाइकिल बना रहे हैं, जो यहाँ पे आके 3 चिंची बनेगी मेरा ख्याल है, या इलेक्ट्रिक या रिक्शा बनेगा शायद, लेकिन आप गाड़ियाँ भी बना दें। तो आज की ज़रूरत ये है कि अब यूरोप जो है और अमेरिका जो है, लोग निकल रहे हैं रवाती इंजनों से, ये पेट्रोल बेस्ड इंजन जो हैं, डीजल बेस्ड इंजन है, वो इलेक्ट्रिक पे जा रहे हैं। तो हमें भी ये तरक्की जो है इसको देखना चाहिए, अभी से सोचना चाहिए। चले अभी बिजली नहीं है, जब बिजली होगी तभी भी तो हमने चलाना ही है, और जब चलाएंगे, जब सोलर से ये चार्ज हो जाए करेंगी, तो आपको अभी से मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप लेटेस्ट जो है वो लेके ये आनी अभी चाहिए। ग्रीन ट्रांसपोर्ट के तहत जो बसें इलेक्ट्रिक आनी है ना, हमें तो उनका इंतजार है। दिसंबर में कहा गया था, और ये जितनी बसें आपने अनाउंस की सारी लाहौर में नहीं आनी, ये भी बता पूरे दें। पंजाब के लिए मैंने कहा है वही 5000 ना, बसें हैं। लाहौर में कुछ बसें आ जाएंगी, तकरीबन कोई 10, 12, 15। नहीं 5000 बसें हैं पूरे पंजाब में, तो वो पंजाब के बड़े शहरों के लिए हैं। अच्छा, वो अभी छोटे शहरों में तो उस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वो सिस्टम ही नहीं होगा, जैसे नहीं होगा। तो मेरा लेकिन ख्याल है कि ये जितनी भी आ चले जाती जितने है भी ना, आ वो जाएं लोगों को हमारे- सहूलत ही मिलेगी उसमें। नहीं और कुछ इनफ भी नहीं होगा विकास, एकदम जितना हमारा यहाँ पे बर्डन है ना ट्रैफिक का। कुछ आएंगे चले तो चले कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना, चल। हमें यही तो खुशी है, बात कुछ ना देखना कुछ हो रहा है ना। लेकिन उसमें मैं एक ही गुजारिश है, जब शहबाज शरीफ साहब इस सूबे के प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने तुर्किश कंपनी को बुलाया, उनसे कंसल्टेशन भी ली, उनसे हमने ये भी बताएं हमारे शहर की और हमारे सूबे की ट्रैफिक कैसे बेहतर हो सकती है। तो उन्होंने भी सर खपा के कुछ रिकमेंडेशंस दी, उस पर भी अमल नहीं किया जा सका। और अब मरीम साहबा ने भी एक दूसरे पार्टी के पास चली गई हैं और उनसे वजूहात जानना चाह रही हैं। तो मेरे ख़्याल में हमें ना बड़े हकीकत पसंद होना चाहिए। हमारे इश्यूज़ हैं, हमें एक्सपर्टीज़ ज़रूर हासिल करनी चाहिए, लेकिन हमें अपने मसाइल ख़ुद हल करने के काबिल होना चाहिए। और जो आपके शहर के बड़े मसाइल हैं ना, जिनमें एक आपकी इंक्रोचमेंट है, वो चाइनीज़ क्या वो अमेरिकन भी आ जाएँ तो वो उन्होंने तो नहीं हटाया, उन्होंने बताना है आपको कि भाई ये है, डालें। ठीक सही है, सही है। वो हम नहीं कर पा रहे, हकीकत है। दूसरी Encroachment बात को ये है, एंक्रोचमेंट के साथ साथ हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में आमिर भाई मसाइल नहीं है। नहीं, टीपी- रोड आपके इसको पूछे, लंदन में रोड जो हैं इससे छोटे रोड हैं, इससे छोटे रोड नहीं, और उसमें हमारे डबल cuts- डेकर चलती हैं। वकास बीइंग अ ड्राइवर जो चीजें मैं ऑब्जर्व करती हूँ ना, कुछ कट्स ऐसे बने हुए हैं जहाँ से मसाइल होती हैं। रोड में डिजाइनिंग की है ना। Yes. देखिए आपका एक पूरा डिपार्टमेंट है लाहौर में टीपा के टीपा। नाम से, जिसका नाम है भाई, अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहा तो उसको फारग करें। अगर आप देखें ना, इससे बड़ी मतलब ये हमारे सामने पीको रोड बना, उसको उन्होंने 2-3 दफ़ा उसके यू टर्न को रीडिज़ाइन किया। यार क्या वो यूनिवर्सिटी के इंटर्न्स हैं, उनसे बेहतर तो काम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कर लेते हैं। ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी भी साथ साथ होनी चाहिए ना। कि Accountability क्या होती है? आप करोड़ों रुपए के निकल टायर ही नहीं किलर्स रहे। लगाए, टायर किलर्स लगाए, उनका जो हाल है हाँ देख लें, छोड़ जहाँ दें, जहाँ निकाल लगे। दिए हाँ, जनाब, वही उन्होंने तो कह खत्म रही कर हूँ। दिए, मतलब खत्म वो- करके दोबारा सीमेंट कर नहीं, मुझे देता, ये वो बता कहाँ दें, गया, वो वो इतना पैसे आसान कहाँ होता है, गए? उनको उखाड़ना हाथ से उखड़ जाती है। वो मैं बताता हूँ, उसकी रीज़न ये है
अब पता नहीं इसमें क्या हकीकत है क्या, लेकिन ये लोगों के जहनों में है। ये जो टायर किलर्स हमारी सड़कों पे लगाए जाते हैं, ये टायर तबाह करने वाले हैं। दुनिया में ये स्पीड रिड्यूस करने के लिए लगाए जाते हैं या इंडिकेशन देने के लिए लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ पे टायर तबाह करने के लिए लगाए जाते हैं। नहीं वन वे की वकास, खिलाफवर्जी जब आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे वन वे तभी काटेंगे टायर तो वो तबाह लोग होंगे ना। कितने नहीं, वो जो आप यू टर्न्स पे हाँ, ये जो आई कैट्स पे लगाते हैं ना, इनको भी ये टायर किलर्स के ही नाम से कहते हैं ना। जितने जितने बड़े और जितने नोकदार ये लगाते हैं, ये तो टायर उड़ा के रख देते हैं। मैं आपको हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि इसीलिए आप उनको ही उड़ा के रखो। मुझे एक चीज़ बताएं, निकाल दी। आप जितनी ये अच्छे थे। जितनी तवज्जो आप बच्चों को इंग्लिश सिखाने पे देते हैं ना, उससे आधी सिर्फ लोगों को ये तमीज़ सिखा दें कि भैया रोड का डिसिप्लिन भी आपके ये इंग्लिश सीखने से बेहतर है। बिल्कुल। ट्रैफिक कवानीन नज़्म ज़ब्त हमारी ज़िंदगी में है कहीं पे, हमारे एजुकेशन में है। हमारे एजुकेशन वाले क्या करते हैं कि जिस दिन पासिंग आउट होती है कॉलेज के स्टूडेंट्स की, वो ला के कैनाल रोड ब्लॉक कर देते हैं, हवाई फायरिंग कर रहे होते हैं। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम से जो प्रोडक्ट निकल रही है वो आपके रोड स्ट्रक्चर या मैनेजमेंट के लिए है ही नहीं है। अब आप हर वक्त नहीं ना कि डंडा पकड़ के आप लोगों को फेंटी लगाते रहनी है। तो हमें सिखाना पड़ना है बच्चों को, जो प्रोडक्ट निकल रही है उनको भी पता होगा यू टर्न नहीं लेना। हम अपने सब्जेक्ट का ये हिस्सा बना सके। अच्छा जी, शहर के 19 मकामात पर रेहड़ी बाजार लगाने का काम शुरू हो चुका है। LOS पे तो मैंने खुद भी देख लिया है और साथ ही साथ उसके CM साहिबा की तस्वीरें भी बड़ी बड़ी लगी हुई हैं। इसके बाद जी पायलट प्रोजेक्ट पर रेहड़ियाँ लगाई जा रही हैं। वज़ीर आला मॉडल रेहड़ी बाजार एक मोरिया पुल तक दिल्ली गेट लगाने की हिदायत भी की गई है। सस्ती चीज़ें मिल रही हैं इस पे? मुझे नहीं पता, मैंने देखी नहीं है। अच्छा। आपने तो देख ली। नहीं, मैंने हमने तो गुजरते हुए भी देखी। मुझे ये पता है कि दुकान से सस्ती चीज़ मिलती है ये जो ठेले और रेहड़ी बाजार है यहाँ से। और उसकी वजह ये है कि ना इनको टैक्स देना पड़ता है, ना बिजली का बिल देना पड़ता है, ना पानी, ना गैस, फुटपाथ कुछ भी नहीं है। और फुटपाथ जगह भी नहीं लेनी पड़ती। तो ये सस्ता है। खूबसूरत बना दिया। हम देखें कैसी कौम है कि हम एक खूबसूरत तजावजात खुद बना के दे रहे हैं कि ये आओ और फुटपाथ पे कब्जा कर लो। खूबसूरत कैसे बन रही है? वो उसमें फोटो लगी हुई है इसलिए खूबसूरत है जी। मैंने देखी है वो तस्वीर, वाकई अच्छी है। वो तो आजकल हर जगह मिल जाती है तस्वीर, क्योंकि वो पानी का निकास गटर से हो रहा है तो उसके ऊपर भी लगी है। कहीं जो खालें और वो उसकी अलाइशें थी उस पर भी लगी थी। और लोग व्हाट्सएप तस्वीरें आप में बड़ी अच्छी है। बाकी जगहों पर भी लगी हुई, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता कहाँ कहाँ लगी हुई। लेकिन तस्वीरें लगाने से अगर मसला हल होता है, आपने ये करना ये था कि आपने इनको ख़त्म करना था, आपने ये उठवाने थे। लेकिन होता है गुर्बत के नाम पे ये सारा काम, ये सारा कारोबार। आमिर भाई ये सारे ठेले कैप्टन उस्मान के दौर पे शहबाज शरीफ साहब जब ये कोई मुकम्मल इनके लिए ये कोई मुकम्मल नहीं कर सका। कोई भी गवर्नमेंट आई तो उसने हाथ खड़े कर दी जी ये गरीब मारा जाए। डराया क्या जाता है गरीब मारा जाएगा। और भाई जो दुकानदार दुकान लेके सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, वो गरीब नहीं है। वो आपको टैक्स भी दे रहा है, कमर्शियल रेट पे पैसे भी दे, बिजली का बिल भी दे रहा है, पानी। मैं तो कहता हूँ होनी नहीं चाहिए, कहीं दुनिया में नहीं है तो यहाँ क्यों है? अगर आप इतने ही करना चाहते हैं लोगों को, दुकानें बना देना भाई, दुकानें बना के दें। और उसके बाद कहीं अगर किसी ने लगाई तेरी आल औलाद में से भी तो हम उसको अंदर करेंगे और 14 साल कैद देंगे। छोड़ दे। अच्छा छोड़, पॉसिबल नहीं है तो अलग बात है। लेकिन ये रेडी बाजार कोई हल नहीं है। आप तजावजात अभी बड़ी अच्छी बात की वकास लोग ने, पता क्या कहते हैं कि बातें बैठ के करना बड़ा आसान है, किधर जाए गरीब? गरीब कितने जाए जी? तो गरीब है मतलब पूरी रोड पे कब्जा कर ले, गरीब कितने जाए? अब भाई हिरवन बेचने वाला, असला बेचने वाला, जराइम करने वाला, वो भी गरीब है। वो कहता है जी मैं गोली ना मारूं तो कहां से खाऊं? आप कभी किसी ये जो अभी कल भी एक किलिंग हुई है, आप उससे पूछें, वो कहेगा जी मैं गुरबत पलिया पड़िया, मैं उन गोली ना मारा था की करा। आते हैं उस तरफ। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और साल से ये किस्सा चलता आ रहा है। लाहौर में अंडरवर्ल्ड की लड़ाई एक बार फिर छिड़ गई है जी। अमीर बालाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट का बहनोई कत्ल कर दिया गया। ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जा रहा है। वकास बिल्कुल है ना। ये इसमें जो ज़्यादा तशवीशनाक बात है ना वो ये है कि अगर आप इस जो बड़े जो दो खानदान अलामत बन जाती है ना, जो ये जो दोनों ख़ानदान हैं जिनका पिछले 1.5 साल से ख़ासतौर पर बहुत चर्चा है, और हर 20 साल से बल्कि ये किसी न किसी तरह से गॉसिप में रहते हैं, कभी भी इनमें ख़वातीन को टारगेट नहीं किया गया था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई किसी खातून को भी टारगेट किया गया है। तो ये वो अंदरून की या वो बड़े चौधराहट वाली एक रवादारी भी इनमें नज़र आती थी कि आपके इंटरेस्ट के साथ साथ आपने कुछ लिमिट्स भी डिसाइड की हुई थी। अगर तो देखें
अभी इन तहकीकात शुरू हुई हैं, इसमें थर्ड एलिमेंट भी हो सकता है, जो कि दोनों जो ख़ानदान है इनकी दुश्मनी को ख़त्म नहीं होने देना चाह रहा, और उसने मौका डालना कि अभी मौका है। अगर तो कोई थर्ड फैक्टर निकल आता है, फिर तो शायद जो खदशात जिसका आपने इजहार किया है कि शायद ये और आगे बढ़े, वो ना बढ़ सके। और अगर ये तहकीकात में ये साबित होता है या कहीं से भी इंडिकेशन हो जाती है कि जी ये दूसरी पार्टी की तरफ से ही है और इसी गैंग वॉर्स ने ये अटैक किए हैं, तो फिर वो बदला तो होगा। ठीक है, बदले का मतलब ये है कि फिर आप एक दूसरे के टारगेट्स को हिट तो करेंगे। और अगर आप ये उम्मीद रखते हैं ना कि पुलिस से एक दूसरे के टारगेट को बदले की आग में और ये खानदानी दुश्मनियां अगर ये चलती रहेंगी, हमारा सिस्टम कहाँ पर? कौन सा सिस्टम है? कितना मसलन कितने साल पहले अंदरून से है ना, इनसे पूछिएगा, जब पहला मर्डर हुआ था तब से लेके अब तक पुलिस के किरदार पे एक भी बंदे को आप कोर्ट में साबित नहीं कर सके, कोर्ट से सजाएं नहीं दिलवा सके। ठीक है, अगर हुआ भी है तो लोअर कोर्ट से हुआ है, हाई जुडिशरी से वो बेल आउट होकर लोग निकल जाते हैं। जब लोग समझते हैं ना कि आम बंदा भी ये समझता है यार अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा या सियासत मेरा हिफाजत नहीं कर सकेगी, वो गन उठा लेता है। फिर ये एक एडिक्शन है, एक नशा बन जाता है ताकत का भी ना। जब लोग आपको सामने मारते हैं, 10-15 बंदे इधर हैं, तो फिर अपने स्टेटस के लिए आप ये सब कुछ करते हैं। आपने बात की ना कि सिस्टम, भाई सिस्टम तो उनके हाथ का है। ठीक है, आमिर भाई इस पर बेहतर कमेंट कर सकते हैं कि 5-7 साल पहले अभी भी बहुत सारे लोग अपने ज़मीनों के प्लॉटों के मामलात के लिए पुलिस के पास या जिला इंतज़ामिया के पास नहीं जाते, इन्हीं लोगों के पास जाते हैं। यही लोग पंचायतें करते हैं, लोगों के डिस्प्यूट हल कर रहे होते हैं। तो वो तो सरेआम आपकी स्टेट को, आपकी रिट को और आपकी मामलत को चैलेंज कर रहे होते हैं। कोई तक नहीं पहुंचता आमिर भाई? नहीं, पहुंचते भी हैं, और जिस तरह से पहुंच जाते हैं, मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो यह है कि बिल्कुल वकास ने अच्छा डिस्क्राइब किया, क्योंकि हम खुद शालमी के रहने वाले हैं, हम सारा इस गेम को देखते रहे। आज से 45-46 साल पहले बिल्ला पहलवान जो टीपू का बाप था, वो कत्ल हुआ हनीफा बाबा के हाथों, और हनीफे बाबे को फिर बाद में मरवा दिया गया। हनीफा बाबा ने खैर वो हाजी दीन मोहम्मद के बेटे को भी कत्ल किया। उस कत्ल का मैं वहाँ से गुज़र रहा था तो मैंने भी देखा था कि उसको गोलियां लगी, उसको तड़पते हुए, मेरे सामने की बात है। बाद में वो भी कत्ल हुआ। तो ये सारे मामला ये पुरानी गैंगवार ही है, और ये चुदराहट का मामला है, ये भी इसने बिल्कुल सही कहा। और इससे बड़ा मामला स्मगलिंग का है। अब इसको खोलेंगे तो बहुत सारी चीज़ों के नाम आएंगे, लेकिन जिस शहर में पुलिस ये कहे आके कि एक बंदा आया और अपने ही सगे भाई को गोली मार के चला गया, हमारे पास था बंदा, हम उसको लेके जा रहे थे, और उस पुलिस से को पूछे ना कि भाई तेरी तहवील में बंदा मार के चला गया, तुम कहाँ थे? तो वहां पे लोग रोडों पे इसी तरह मरेंगे। नहीं कह रही हूं, आपका सिस्टम ये तो आपके सिस्टम में पुलिस तो अब बयान ही ये देती है कि जी ये आमने सामने हुआ। असल में ये सारे गेम के पीछे सही कहा इसने, थर्ड पार्टी पुलिस भी हो सकती है कि पुलिस नहीं चाहती है कि ये सुलह हो किसी तरीके से, और ये इन लोगों का आपस में बैठना उठना हो, क्योंकि पुलिस ने एहसन शाह को मरवा दिया ना जी, और कहा जी कि वो बंदा आया, उसका सगा भाई था, अपने ही भाई को गोली मार के छुड़वाने आया था, बजाय उसके कि उसने किसी पुलिस वाले को मारी होती, उसने अपने ही सगे भाई को गोली मारी छुड़वाने के लिए, शायद दुनिया से जान छुड़वाने के लिए। वक्त कम है आमिर भाई, लेकिन ये चीजें अफसोस के साथ साथ ना, अच्छा वैसे खातून पे हमला नहीं हुआ, ये जो कह रहे थे ना टारगेट किया गया, खातून को टारगेट किया गया, मतलब वो साथ बैठी थी, उन्होंने फायर मारा है और एक आध फायर मिस होकर उसको लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हम हेडलाइंस के बाद आते हैं जी। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं मयारी खुराक हम सब का हक है। बहुत सारे लोग, हम तो बार बार कहते हैं कि जितना आप घर का खाना खाएंगे, प्रिजर्व फूड को जितना आप दूर रखेंगे और बाहर के खानों को आप उतना तंदुरुस्त भी रहेंगे, लेकिन स्टिल लाहौरियों का वो कहते हैं ना पसंदीदा मशगला बस खाना ही खाना है। तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग मुख्तलिफ पॉइंट्स पर खाना खाने भी जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग जो अपनी नौकरियों पर होते हैं, उनकी मजबूरी होती है बाहर का खाना खाना। फिर इसके साथ साथ शहर में जो दूध आता है, फिर इसके साथ साथ चिकन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। 12 हम आपके साथ खबरें शेयर करते हैं। टोलिंटन मार्केट से मुर्दा मुर्गियों का गोश्त पकड़ा गया, उस पर कार्रवाइयाँ तो की जाती हैं, लेकिन ये काम फॉलोअप मांगता है, मुसलसल इसको देखना पड़ता है। सो इसके लिए प्लान क्या है? शहर में फूड अथॉरिटी किस तरह से कार्रवाइयाँ करती है? ऑब्वियसली इतना बड़ा शहर है, सो इस पे कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ऐसे में किया क्या जाता है, कैटेगराइज कर दिया जाता है
ए, बी और सी कैटेगरी जो है वो बना दी जाती है और आप देखते हैं कि किस तरह आपने पूरे शहर में चेक एंड बैलेंस रखना है। सो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो चैलेंजिंग है खुद फूड अथॉरिटी के लिए, और फूड अथॉरिटी आवाम को सेहतमंद ग़िज़ा की फराहमी के लिए कितनी मुतहरिक है, इस पर हम बात करेंगे। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इतना बड़ा शहर है तो मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि आपके लिए भी ये चैलेंजिंग जॉब है। क्या आपकी कार्रवाई की प्लानिंग क्या होती है, किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है? देखिए, साफ़ और मयारी खुराक की फ्राहमी जो है वो हमारा नस्बुल ऐन है, और उस मकसद के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की जो टीम्स हैं वो सुबह दूध के हवाले से और गोश्त के हवाले से जो मुर्गियाँ आ रही होती हैं शहर में, हमारे 6 नाका जात जो है वो शहर के एंट्री पॉइंट्स को कवर कर रहे होते हैं। सुबह 5:30 बजे हमारी टीम्स वहाँ पे मौजूद होती हैं और तकरीबन 11 बजे तक वो नाकों पे मौजूद रहती हैं। इसी तरह से दूध को चेक करने के हवाले से शाम के टाइम पे भी शाम 6 बजे से लेकर ऑलमोस्ट 11 बजे तक जो है वो टीम्स इन्हीं 6 पॉइंट्स पे मौजूद होती हैं। मिल्क की चेकिंग को पिछले साल की निस्बत हमने 3 टाइम्स ज़्यादा किया हुआ है। अगर मैं आपसे स्टैट्स शेयर करूं तो इन 8 माह के अरसे में हम 200 मिलियन लीटर यानी कि 20 करोड़ लीटर से ज़्यादा दूध चेक कर चुके हैं, और उसके अगेंस्ट तकरीबन 12 लाख लीटर से करीब दूध हमने तलब किया। अगर हम पिछले साल के और इस साल के जो है वो कंपैरिजन करें फिगर्स के हवाले से, तो जो दूध के तलब करने की रेशो आ रही है, अगर कोई दूध जो है वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरता तो हम वहीं पे उसको तलब कर देते हैं। अगर उसकी क्वालिटी में थोड़ा बहुत इशू होता है तो हम उसको फाइन कर देते हैं। ठीक है, सो आई मस्ट अप्रिशिएट, ये तो वो चीज़ें होगी ना जब दूध एंटर होता है, सो आप ये तमाम चीज़ें देखते हैं। दुकानों पे जब दूध चला जाता है उसके बाद किस तरह से? देखिए, हमने अभी कुछ दिन पहले सीएम साहब ने हमें दोबारा से इस हवाले से डायरेक्शंस जारी की और एक मीटिंग भी डिटेल में इसके ऊपर कंडक्ट की और डायरेक्शंस जारी की। हमने उसके बाद जो है वो पूरे पंजाब से मुख्तलिफ मिल्क शॉप से जो है ना वो डेटा लिया, उनके सैम्पल्स लिए, तकरीबन 5500 के करीब हमने सैम्पल्स लिए, फिर उनका हमने लैब के अंदर जो है वो टेस्ट किए। ये हमारी भी एक तरह से हैरानी थी, तकरीबन 70% के करीब जो है वो सैम्पल्स जो है वो पास थे, और ऑलमोस्ट 30% के करीब जो है वो सैम्पल्स में इशू था। सेफ्टी के ऊपर बहुत कम सैम्पल्स जो है ना, 6% के करीब जो सैम्पल्स थे जो सेफ्टी के ऊपर फेल हुए, बाकी क्वालिटी के ऊपर तकरीबन 24% के करीब जो है वो सैम्पल्स फेल हुए। इसका मतलब ये है कि दूध के हवाले से एक सेफली हम ये बात कर सकते हैं कि जब हमने 3 टाइम्स इंस्पेक्शंस की तो जो तलफ करने की रेशो है वो 3 टाइम्स पहले से कम हुई, निस्बतन उसकी क्वालिटी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। लेकिन इशू क्या है, जैसे आपने शुरू में भी कहा, इशू ये है कि हमारी ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स हैं। 130 मिलियन लोगों का ये सूबा है और 150 फूड सेफ्टी टीम्स हैं पूरे पंजाब में जो काम कर रही हैं। लाहौर के अंदर हमारी 24 फूड सेफ्टी टीम्स हैं। हम राउंड द क्लॉक काम करते हैं, 7 डेज़ अ वीक काम करते हैं और कोई भी छुट्टी नहीं करते। इसके बावजूद जो है वो, क्योंकि फूड बिजनेसेस बहुत ज़्यादा हैं, आवाम बहुत ज़्यादा फॉर दैट मैटर, इस वजह से हमें ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स आती हैं। मैंने तो पहले कहा कि बहुत चैलेंजिंग जॉब है। सो शहर में हर जगह पर हम देख रहे हैं छोटे छोटे खाने के पॉइंट्स बने हैं, ये चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जाता है? आपको नहीं लगता कि ये हर जगह पर पहुंचना पॉसिबल हो जाता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास इस वक्त रजिस्टर्ड फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जो है मैडम वो 7 लाख से ज़्यादा हैं। हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हम करियाना के अलावा, क्योंकि वो एक उसमें डायरेक्ट जो है ना वो उस तरह से नहीं है, तो वो इतनी हमारी प्रायोरिटी के अंदर नहीं आता। तो उसके अलावा हम तमाम पॉइंट्स को कम से कम एक दफ़ा ज़रूर कवर करते हैं। ठीक है। जो बड़े फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम साल में 3 से 4 दफ़ा कवर करते हैं, ताकि जो हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक खाना है वो लोगों को जो है ना वो मिल सके। ठीक है, इसके अलावा बड़े ब्रांड्स का भी जिक्र हमने अक्सर देखा कि वहाँ पर भी कार्रवाइयाँ की गई तो नकाइस वहाँ पर भी पकड़े गए।
सो उनके खिलाफ भी क्या उसी तरह से कार्रवाइयाँ चल रही हैं? जी बिल्कुल, देखें मैडम, फूड सेफ्टी जो है वो हमारा मिशन है। उसके हवाले से सीएम साहबा की भी हमारी वाज़ेह हिदायत हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस उसके हवाले से करनी है कि जहाँ पे भी अडल्ट्रेशन, बेशक वो कोई बड़ा ब्रांड है, छोटा ब्रांड है, स्ट्रीट फूड वेंडर है, वहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वो जिस तरह से जितनी बड़ी वायलेशन होगी उतना ही बड़ा उसको हम जो है वो पिनलाइज करेंगे। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले 8 माह में हमने तकरीबन 6,70,000 से ज़्यादा फूड बिजनेसेस को चेक किया, उनकी इंस्पेक्शन की, जो कि पिछले साल यानी कि 2023 के इन 8 माह की निस्बत तकरीबन 96% जो है वो ज़्यादा है। और जो हमने फ़ाइन्स इम्पोज किए जहाँ पे वायलेशंस थी वो 810 मिलियन 810 मिलियन से रुपीज़ से ज़्यादा के हमने फ़ाइन किए, जो कि पिछले साल की निस्बत तकरीबन 89% जो है वो ज़्यादा हैं। 616 हमने FIRs जो हैं वो दर्ज मकसद ये होता है ना, फाइन ज्यादा होना मकसद नहीं, बेहतरी लेकर आना मकसद होता है कि उन फाइन से कुछ नतीजा भी निकला, लोगों ने अपने रवैये भी तब्दील किए। देखिए, 2 चीज़ें मैडम बहुत अहम है। एक तो ये है कि रेगुलर इंस्पेक्शंस की वजह से लोग कॉशियस होते हैं और जो मिलावट माफिया होता है वो थोड़ा सा अपनी कार्रवाइयों को कम कर लेता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो एजुकेशन है, हमारा काम इंस्पेक्शंस के साथ साथ एजुकेट करना वो तो है। बहुत ज़रूरी है। हम ट्रेनिंग्स भी अपने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स की और फूड हैंडलर्स की करवा रहे हैं। इस साल के लिए हमने 3 लाख लोगों की ट्रेनिंग करने का जो है वो टारगेट रखा है। तो मकसद ये है कि जहाँ पे हम इंस्पेक्शन करते हैं हम उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस भी देते हैं। अगर फ़ाइन किया है साथ में इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया है कि आपकी ये वायलेशंस है, आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरीके से इन वायलेशंस के ऊपर काबू पाना है और किस तरह से खुराक के मायार को बेहतर बेहतरी बनाना। का टाइम भी आप दे देते हैं। अच्छा, शहर में हम देख रहे हैं बेकरीज बहुत बड़ी तादाद में है। सो हर रोज़ रूटीन की चीज़ें लोग, ब्रेकफास्ट तो मोस्टली लोगों का वहाँ से लोग ख़रीदते हैं। कोई इस पे भी मैकेनिज़्म है, इनके प्रोडक्शन यूनिट्स में जाके चेक किया कभी? देखिए, फूड इंडस्ट्री जो है वो हमारा फोकस है। फूड इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ पे फूड की प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के दौरान कोई ना कोई ऐसी चीज़ वायलेशन हो जाती है जिसकी वजह से उस फूड की हाइजीन जो है वो मुतासर होती है। हम बेकरी और कन्फेक्शनरी के जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, इसी तरीके से जूस के प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, बेवरेजेस के प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, पानी के जो प्लांट्स हैं उसके हवाले से, इसी तरह से फूड की जितनी भी इंडस्ट्री है, बेशक वो चीज़ बना रहे हैं, बेशक वो डेयरी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बेशक वो मिल्क मीट से रिलेटेड कोई चिकन की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो हम उनका रेगुलर मॉनिटरिंग जो है वो करते रहते हैं। और इंडस्ट्री के ऊपर आपको पता है कि फ़ाइन भी, क्योंकि वो बड़े यूनिट होते हैं, अगर वायलेशन होती है तो उनको फ़ाइन भी उसी हिसाब से ज़्यादा किया जाता है। और पिछले 8 माह में हम तकरीबन 2000 से ज़्यादा बिजनेसेस को हमने आर्जी तौर पर बंद भी किया है, ताकि जब वो इम्प्रूव करेंगे तब हम उस बिज़नेस को जो है वो खोलेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ टोरंटन मार्केट जो कि हमेशा हर जुबान ज़द-ए-आम रहती है, लोग कहते हैं कि जी यहाँ से मुर्दा मुर्गियों का गोश्त दुकानों तक पहुँचा दिया जाता है। सो वहाँ पर किस तरह आपकी टीमें, क्या रोज़ाना की बुनियाद पर चेकिंग होती है वहाँ? मैडम, इस तरह से है कि सीएम साहबा की हिदायत के मुताबिक हमने मीट सेफ्टी यूनिट जो है वो कायम किया एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से ही। और मैं ये बड़ी दावे से बात कर सकता हूँ, पिछले साल 8 माह में हमने तकरीबन 46,000 किलोग्राम के करीब जो मुर्दा गोश्त था, मुर्दा जानवरों का गोश्त था, जिसमें मुर्गियाँ भी शामिल थीं, उनको तलब किया। इस साल 3,10,000 किलोग्राम से ज़्यादा जो है जो एक्सपायर्ड गोश्त है उसको हम तलब कर चुके हैं। हमारी टोरंटन मार्केट और इसी तरीके से मुगलपुरा की मार्केट में हमारी टीम्स मौजूद रहती हैं। लाहौर के अलावा बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारी जो मीट के जहाँ पे स्लॉटरिंग हो रही होती है उन पॉइंट्स के ऊपर हमारी टीम्स मौजूद रहती हैं। कहीं पे भी कोई इशू आता है तो हम उसको कानून के मुताबिक वहाँ पे अमल करते हैं। और एक बकर के अंदर एक हमने तकरीबन एक शख्स था जिसने जो है ना एक्सपायर्ड जानवर का गोश्त था और हमने उसको प्रोसिक्यूट किया और उसको 7.5 साल जो है वो सज़ा दिलवाई। नहीं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होते हैं। आप किसी को मिसाल बनाएंगे तो बाद में पीछे देखने वाले लोग जो हैं वो सबक हासिल करके इस काम से रुकेंगे। चैलेंजेस क्या क्या हैं? आपको लगता है कि इनफ कैपेसिटी है आपके पास, इनफ टीम है,
कार्रवाइयाँ करने के लिए, या कुछ प्रॉब्लम्स आपके एंड पे भी आती हैं? देखिए, एचआर के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास कम से कम जो है 50 फूड सेफ्टी टीम्स और होनी चाहिए। कम से कम 50 फूड सेफ्टी टीम्स और होनी चाहिए, ताकि हम ज़्यादा अपनी इंस्पेक्शंस को बढ़ा सकें, और जितनी ज़्यादा इंस्पेक्शंस होंगी उतना ही फूड सेफ्टी और फूड की क्वालिटी जो है वो बेहतर होगी। एक चीज़। दूसरी जो हमें सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जब हम कोई एफआईआर करवाते हैं अडल्ट्रेशन के ऊपर, जब अडल्ट्रेशन साबित हो जाती है तब हम एफआईआर करवाते हैं, लेकिन कोर्ट से उनको बेल मिल जाती है। ये हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए हम पंजाब फूड अथॉरिटी के एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स भी लेके आ रहे हैं, और उसके लिए हमने समरी जो है वो कैबिनेट के लिए हमने इनिशिएट कर दी है, और जैसे ही वो वहाँ से अप्रूव होगी तो इट मीन्स कि उस चीज़ को भी हम कर लेंगे। तीसरा हमारा जो इसके अलावा चैलेंज है वो ये है कि बहुत से हमें अपनी डाइटरी चॉइसेस के हवाले से नहीं पता। हम बच्चों के डाइट के ऊपर पेरेंट्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, गर्ल्स की डाइट के ऊपर कर रहे होते हैं, ख़वातीन के, उसके हवाले से भी किड्स न्यूट्रिशन कैंपेन, गर्ल्स न्यूट्रिशन कैंपेन और वीमेन न्यूट्रिशन कैंपेन पंजाब फूड अथॉरिटी शुरू कर रहा है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि अगर आज हम इसके ऊपर काम करेंगे तो आने वाले 10-15 साल में जो हमारी जनरेशन आ रही है वो हेल्दी होंगे। अगर वो हेल्दी होंगे तो वो स्ट्रांग होंगे और वो बेहतर होंगे। और हमारा ये भी एक मिशन है कि हमने इस धरती से और अरशद नदीम इंशाल्लाह जो है वो पैदा करने हैं, ज़रूर, क्योंकि वो हमारे ऐसे इस तरह के हीरोज़ को हम अपने बच्चों को दिखाएंगे, उनको बताएंगे, उनकी स्टोरीज बताएंगे कि किस तरीके से वो अच्छा खाते थे और वो जाके चैंपियन और इस सब के लिए आपका सेहतमंद होना, अच्छी खुराक खाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे जी। वेलकम बैक वंस अगेन। आपको रहना है खबरदार भी और होशियार भी। हम लोग अक्सर परेशान होकर रह जाते हैं। मैं एक्चुअली परेशान हो रही थी गुज़िश्ता कुछ दिनों से। हो क्या रहा था, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि ज़रूर हमें ये मामला डिस्कस करना चाहिए। एक मैसेज जो हर एक दिन बाद मुझे आ रहा है जी, कह रहे हैं द गुड्स आर सेंड आउट ऑफ द सेकेंड टाइम, प्लीज़ फिल इन द इंफॉर्मेशन, अदरवाइज द गुड विल बी रिटर्न टू योर मैन्युफैक्चरर। अच्छा, मैं अक्सर चीज़ें ऑर्डर करके मंगवाती भी रहती हूँ, सो अब परेशान हो जाता ना बंदा कि शायद मेरा पार्सल आया है वो वापस चला गया है। अब ये पार्सल्स के नाम पर ऐसा स्कैम किया जा रहा है कि आपको इस तरह का लिंक भेजा जाता है, आप लिंक ओपन करते हैं और पता क्या चल रहा है जी, आपका तमाम जो डाटा है वो हैक हो जाता है, आपके अकाउंट्स तक लोग पहुंच जाते हैं। ये तो चीज़ें लम्हा फिक्रिया बनती चली जा रही हैं। हम तो ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने चले थे, यहाँ लोग अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम होते चले जा रहे हैं। ऐसे में करना क्या है? ये एक के बाद एक स्कैम आपको परेशान करता चला जा रहा है। कुछ ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। ये साइबर अवेयरनेस वक्त की अहम ज़रूरत है। हम टेक्नोलॉजी की बात तो करते हैं, हम आगे बढ़ने की बात तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ें हमें तबाही की तरफ लेके जा रही हैं उनको कैसे रोकना है। हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं उमर ज़ेब खान, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम। क्या थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं? हाँ जी, बेहतरीन। उमर, आजकल के मैसेजेस लोगों को बहुत आ रहे हैं, सिर्फ मुझे नहीं आ रहे, मुझे तो हर एक दिन बाद आ रहा है, और सम टाइम मैं परेशान भी हो जाती हूँ क्योंकि मेरे 1-2 पार्सल मैंने इन दिनों में ऑर्डर भी किए हुए थे। क्या करना है हमें? कुछ आपको सही चीज़ों की, गलत चीज़ों की पहचान रह ही नहीं गई है। अच्छा, ऐसे है कि ये जो कॉन्सेप्ट फिशिंग है ये नया नहीं है। ये टर्म जो फिशिंग है विच स्टार्ट्स विद द पी, एक्चुअली इट इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, इट इज़ क्वाइट ओल्ड। ये कब से चला आ रहा है? इसमें लोगों को सोशल इंजीनियरिंग मैं थोड़ा सा बता दूं, एक टर्म होती है, इसमें लोगों को सम हाउ दी अदर किसी भी तरीके से, चाहे कॉल के ज़रिए चाहे मैसेज के ज़रिए, कन्विंस किया जाता है कि आप उस लिंक पे क्लिक करें। दैट इज़ नॉट ए सोशल इंजीनियरिंग। अब उस सोशल इंजीनियरिंग के तरीके बदलते रहते हैं, उसका कोर हमेशा एक ही रहता है कि आपने लोगों को एक लिंक पे क्लिक करवाना है। मैंने एक लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम में बात की थी कि सिर्फ लिंक पे जो क्लिक होता है वो इटसेल्फ अपने अंदर कुछ डाटा आपका लेके चला जाता है, आपकी लोकेशन, आईपी की बेस्ड, आपके क्रेडेंशियल्स में भी आपका आप मोबाइल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एक सिंपल क्लिक से आपको अचीव हो जाती हैं। इसको हायर लेवल पे ले जाएं तो इससे ज़्यादा नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन वो मैं मेंशन नहीं करूँगा। लेकिन यह है कि एक जो क्लिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जिस स्पेसिफिकली स्कैम की बात कर रही हैं, जिस सोशल इंजीनियरिंग का स्कैम की बात कर रही हैं, वो बेसिकली हमारे चूँकि अभी ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ती जा रही है तो उसके अंदर वो स्पेसिफिकली वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट की गई है। जैसे मुझे खुद नहीं पता मेरे कितने पार्सल आ रहे हैं, अब मुझे एक मैसेज आ जाता है कि जी आप अपना पार्सल आपका ये है, आप जब उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो आपको ले जाता है एक पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पर वो आपकी डिटेल्स मांगता है, आपको कहता है कि थोड़े से आप पैसे जमा कराएं ताकि हम आपको रीऑर्डर कर दें। जब आप वहाँ जाते हैं अपने क्रेडेंशियल्स डालते हैं तो आपका रिस्पेक्टिवली आपका डाटा जो है सारा का सारा चला जाता है। अच्छा, ज़रूरत किस बात की है, ज़रूरत किस अमर की है? एक तो जो आपने इंट्रो में बात की ना कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे यहाँ पर थ्रेट बढ़ता जा रहा है। इस चीज़ मुझे लगता है टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ये लोग स्मार्ट हो रहे हैं ऑनेस्टली। हाँ, असल में ना वजह ये है कि टेक्नोलॉजी किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क में, नो वन इज़ सेफ फ्रॉम दिस इशू। ठीक है, साइबर थ्रेट जो है, जो इसके एक्सप्लॉइटर्स होते हैं, इनको आप हैकर्स कह लें, इनको आप स्कैमर्स कह लें, जो किसी भी फॉर्म में, जो कि ब्लैक हैट्स या जो क्रिमिनल्स माइंडेड लोग होते हैं, वो हमेशा से इस चीज़ में एक कदम आगे होते हैं, क्योंकि आप तो यूज़र है ना, आपने तो अपने हिसाब से चीज़ को ख़रीदना है, उसमें एक आसानी देखनी है, उसको बाय कर लेना है। मगर जो एक्सप्लॉइटर होता है जिसने वल्नरेबिलिटी देखनी होती है कि इसमें कैसे मैं फ्रॉड कर सकता हूँ, उसके अंदर उस पास काफ़ी सारे एंगल्स मौजूद होते हैं, वो किसी भी एंगल को एक्सप्लोर कर सकता है। ये तो वन ऑफ द एंगल है ना जो भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे एंगल इसमें एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। तो पॉइंट इसमें सारा का सारा ये कि इन तमाम की तमाम बातों का कोर हमेशा एक रहने वाला है। वो ये है कि जिस चीज़ को आप क्लिक कर रहे हैं आपको पता हो कि आप उसके अंदर क्या डालने वाले हैं और आपको पता हो कि आप किस चीज़ के पीछे जा रहे हैं। लेकिन उमर, क्लिक करना इटसेल्फ एक मसला बन गया ना। आपने कहा कि आपके मोबाइल भी पता चल जाएगा कौन सा, आपकी लोकेशन भी, तो मुझे तो लगता है कि आपको क्लिक ही नहीं करना चाहिए। दिस इज माई पॉइंट। पॉइंट इज दिस कि व्हाई यू वांट टू क्लिक। हाँ, जब भी आपके पास कोई मैसेज आता है, जब भी कोई मैसेज आता है किसी भी किस्म का कि इस पे क्लिक करें और हमारी वेबसाइट पे जाएं, उसमें ओरिजिनल चाहे किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे FBI है फॉर एग्जांपल, वो आप कहते हैं कि जी आपने अपने ये चीज़ करनी है, हमारी इस आपके इस लिंक पे जाएं और आप कर लें। तो इसमें समझने वाली बात ये है, इसमें एक सिंपल स्टेप है कि आप उस लिंक के जरिए मत जाएं। आप वो एड्रेस देख लें, वो एड्रेस आप गूगल पे सर्च कर लें और उसके जरिए आप वहां चले जाएं। पॉइंट आपने बताया है, सीरियसली ये अच्छी चीज़ है कि आपने उनके लिंक को नहीं देखना, आप एड्रेस देख लें, आप गूगल पे जाकर उसको खोल लें, वहां पर खोल लें। तो सेम आप पूछते हैं वहाँ पर, लेकिन लिंक क्या करता है कि लिंक में उसके पास, लिंक के पास पूरी की पूरी ऑप्शन अवेलेबल होती है कि वो आपको किस रास्ते से वहाँ लेके जाना चाहता है। वो प्रॉक्सी सर्वर के जरिए, ये भी टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाते, लोगों के लिए आसान ज़बान में, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे इशूज़ आ रही हैं, ये बढ़ता रहेगा, दिस विल नेवर स्टॉप। तो इसमें फिशिंग जो है उसको रोकने का सिर्फ एक तरीका है, डू नॉट क्लिक एनी लिंक विच यू डू नॉट नो। इवन ऑन द ईमेल, आपके पास जो कॉर्पोरेट में है उनके पास ईमेल्स आती हैं, इसमें देखें एक मज़े की चीज़, फ़िशिंग में दो किस्म की फ़िशिंग है। एक फ़िशिंग वो है जिसके अंदर एक बंदे ने खुद ही एक चीज़ का रेस्पेक्टिव पेज बना लिया, चाहे उसने एक छोटा सा पॉपअप बना लिया फेसबुक का, फलां बना लिया आपका ईमेल क्रेडेंशियल्स देने के लिए। एक दूसरी किस्म की फ़िशिंग भी मौजूद है जिसके अंदर पूरा का पूरा पेज क्लोन हुआ होता है, एक्चुअल वेबसाइट की तरह, सिर्फ और सिर्फ चंद अल्फ़ाबेटिकली डोमेन चेंज होती है जो कि नॉर्मल आई पकड़ नहीं पाती। ठीक है, अब देखिए ना, .com था, .pk आ गया, .org, फलां फलां, हज़ारों किस्म की डॉट है। तो आपको तो याद नहीं ना कि मैंने .com पे किया, .net पे किया, किसको किया। तो वो मिलती जुलती डोमेन पे जब आप क्लिक करते हैं, सेम पेज बना होता है और उसके ज़रिए वो भी डाटा स्टील किया जा सकता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिशिंग। नंबर 2 ये है कि जब भी आप अपना देखिए, सबसे इसमें इंपॉर्टेंट ये है, इस किस्म के फिशिंग थ्रेट के अंदर दो मेजर थ्रेट आप फेस करते हैं। एक आपका पासवर्ड स्टील हो जाता है, वो तो मैंने आपको बताया ना कि एक एग्जांपल दिया कि लिंक क्लिक करने से ये चीज़ें जाती हैं जी। ये ज़्यादा वल्नरेबिलिटी नहीं है कि कितना क्या आपको डैमेज कर लेगी। असल में डैमेज करता है कि जब आप किसी भी जगह पर पासवर्ड डालते हैं, नंबर 1 वो उनके डाटाबेस में चला जाता है। तो आपका मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि ह्यूमन साइकी यही है कि वो हर जगह का एक ही पासवर्ड रखता है जनरली, और वो आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाता है। आप मोबाइल नंबर भी डालते हैं, आप उसमें ईमेल भी डालते हैं, आप अपनी हर चीज़ डालते हैं। दूसरी वल्नरेबिलिटी ये है जब आप इसमें गेटवे पेमेंट मेथड्स पे चले जाते हैं, आप अपना कार्ड डालते हैं, आप अपना CVV कोड डालते हैं, आप अपना एक्सपायरी डेट डालते हैं, आपके अंदर सब कुछ, ये सब चीज़ें चली जाती हैं। अच्छा, मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ तरीके निकाले हैं। 3D सिक्योर पेमेंट गेटवे मेथड्स, अक्सर आप देखते होंगे जब आप किसी जगह पे, कुछ खास तौर पे एयरलाइन पे आप शॉपिंग कर रहे होते हैं तो सामने आ जाता है 3D सिक्योर पेमेंट गेटवे। वो होता है जब वो आपको OTP भेजते हैं, ठीक है।
लेकिन ये जो बाज़ गेटवेज अभी भी ऐसे यूज़ हो रहे हैं जो कि 2D की बेस के ऊपर है, सही। और उसके अंदर आपके पास OTP नहीं आता। तो इन दैट केस आप अपनी चीज़ों की जितनी हिफाजत कर सकते हैं, अपने क्रेडेंशियल्स की, मैं इसमें ये भी ऐड कर दूं, इट इज़ गुड, इसको हम अगर आदत बना लें, आजकल आपका जो कार्ड है उस कार्ड के ऊपर आपकी सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही बिल्कुल। हम शॉपिंग करते हैं, खाना खाते हैं, हम वेटर को कार्ड दे, हम वहाँ पे जो हमारे साथ वहाँ पे होता है कार्ड दे देते हैं, जाओ जाकर ये बिल कराओ। दिस इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। आप उसे अपना कार्ड क्यों दे रहे हैं? वो कार्ड के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, CVV भी लिखा हुआ है पीछे, आप उसे क्यों दे रहे हैं? आप उनको बताएं कि मशीन यहाँ लेके आएँ और अपने हाथ से करें। इट इज़ जस्ट लाइक ATM मशीन, जो POS परचेजिंग मशीन है, तो आप उनको लेकर आएँ कि जी इधर ले आएँ, और इट इज़ ऑलवेज मोबाइल, वो मोबाइल होती है जी। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप उनसे मशीन लें, अपना कार्ड इंसर्ट करें, अपना कोड डालें। वरना जब आप किसी को अपना कार्ड दे देते हैं तो उसकी जब कोई फ्रंट और बैक की पिक्चर ले ले तो आपकी 90% डिटेल्स तो वैसे निकल गई। अब ये इतनी अहम बात आपने बताई है, किस तरह से ये कार्ड देकर आप, बहुत सारे मॉल्स में हम लोग ये करते हैं प्रैक्टिस, खाना खाने की यही प्रैक्टिस करते हैं, सो इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है? उमर हमारे साथ ही मौजूद है, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। अभी हमने ऑफलाइन जो गुफ्तगू की, मैं बहुत परेशान हुई हूँ क्योंकि मेरी आम प्रैक्टिस है, अगर कहीं खाना खाने गए हैं, कुछ अगर आपने बेकरी से लिया, बच्चों के लिए कोई चीज़ें लेने गए हैं, इसके अलावा ग्रॉसरी की है, आपने शॉपिंग की है, तो मैं तो अपना कार्ड पकड़ा देती हूँ। अक्सर ऐसा होता है, और कार्ड पकड़ा के मैं समटाइम दूसरी चीज़ें भी लेने चली जाती हूँ, कुछ याद आ जाता है। ये मुझे अब याद आ रहा है कि मेरी प्रैक्टिस होती क्या है, मैं कार्ड पकड़ाती हूँ बिल के लिए, और ओह याद आया फलां चीज़ लेनी थी, और मैं दोबारा वहाँ पर चले गई। जी, ग्रॉसरी स्टोर में 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस हुई है। सो उमर ने जो चीज़ें बताई हैं मैं तो बहुत हैरान हुई हूँ, मुझे तो अब ये मैं बिल्कुल नहीं करूँगी कम अज़ कम ऐसे। ये हमारा कार्ड किस तरह हमारे पैसे गायब कर रहा है, ज़रा हमारे नाज़रीन को भी बता दें। अच्छा, इसमें ना मैं फिर बताता हूँ कि इसमें 2 एस्पेक्ट है। एक तो आपकी 80% डिटेल आपके कार्ड पे लिखी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक मेरा एक इंटरनेशनल कार्ड है, इसके ऊपर मेरी 80% डिटेल्स जो हैं वो मेंशन्ड है, मेरा नाम मेंशन्ड है, इवन के इस कार्ड के ऊपर तो वो वाले डिजिट्स भी मेंशन्ड है जो कि बैंक तक आपको नहीं पूछता, जो आपके स्टार्टिंग डिजिट्स होते हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर आपके कार्ड के अंदर 80% तो मैंने आपका CVV कोड भी मेंशन्ड है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ पेमेंट गेटवेज में इसको सिक्योर करने का तरीका किया गया है, लाइक कैसे, कुछ OTP भेजते हैं, कुछ पिन पूछ लेते हैं, ठीक है। अब ये जो आपने फिशिंग की पहली एग्जांपल दी थी ना, जिसमें वो पेज बनाते हैं, देखिए अंडरस्टैंडिंग की बात है, उसके अंदर जहाँ पर आपका वो गेटवे का जो पेज है, वो जो मैन्युफैक्चरिंग पेज को फॉर्मेट किया जाता है वो लोग खुद करते हैं। अब जहाँ पर उन्होंने CVV लिखा होता है ना, उसके आगे वो एक बॉक्स और ऐड कर देते हैं, प्लीज़ एंटर योर पिन। जी, अभी कॉमन माइंड होता है ना, वो कहता है कि ये तो एक रेगुलर लीगल वेबसाइट है, ये तो मेरा CVV भी ले रहे हैं, तो मेरी पिन भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली उसी मौके पे आपके पैसे कट जाते हैं, उसी मौके पे। ये जो एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है, आपका OTP, वो भी हर OTP का जो मेथड है कि आपके पास OTP वेरिफिकेशन के लिए आता है, ये 100% सिक्योर्ड नहीं है। बाज़ वेबसाइट्स ऐसी हैं या बाज़ बैंक्स आप समझ लें ऐसे हैं जो आपको इतना सिक्योर मैयर नहीं देते, क्योंकि इसकी रीज़न है, बाज़ औक़ात OTP आपके SMS पे आता है और बाज़ औक़ात OTP आपके ईमेल पे आता है, और अगर आपका ईमेल इटसेल्फ कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि वो तो डिजिटल कमोडिटी है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज है तो फिर तो आपके डेली कोई 5-5-10, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके 300-400 रुपये को डेली निकालता रहे, अनलेस कि आपका SMS आ रहा है और आप SMS को मॉनिटर कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो कि एक चीज़ से स्टार्ट होते हैं कि हम लोग खुद ख्याल नहीं रखते। अच्छा, ऐसे नहीं है कि ये प्रैक्टिस सिर्फ पाकिस्तान में है, ये प्रैक्टिस बाकी दुनिया के मुल्कों में भी है, लेकिन वहाँ पर भी ये प्रैक्टिस को इस तरह किया गया है जो थोड़े से, आप अक्सर रेस्टोरेंट्स में देखती हैं कि बाज़ औक़ात वो आपकी टेबल के ऊपर अपना वो POS ले आते हैं कि सर आप कार्ड दें, आपके सामने हम डालेंगे, और जब वो पिन डालने की बारी आती है तो वो मुँह तरफ कर लेते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कार्ड भी आप दे देते हैं और पिन भी उनके सामने डालते हैं, तो ये तो आपने बिल्कुल ही अपने आप को ख़त्म करने वाली बात है। जब आप पिन डाल रहे हैं, आप इंश्योर करें कि आपको आपके जहन में होना चाहिए कि मैं ATM मशीन पे पिन डाल रहा हूँ। अगर आपने एक बंदे को कार्ड दिया है, उसने कार्ड की फ्रंट और बैक की पिक्चर ले ली, उसके बाद वो मशीन आपके पास लेकर आया, आपने उसमें सामने कार्ड डाला है और आपने उसके सामने अपना कोड एंटर कर दिया, फिर तो आपके पास सिक्योरिटी की कोई लेयर ही नहीं है, फिर तो बैंक का कसूर ही नहीं है। इतनी खतरनाक प्रैक्टिस है और ये हम सभी करते हैं। इशू इज़ दिस कि हमें इस चीज़ को बार बार लोगों को बताना है। पाकिस्तान अब फिनटेक की तरफ जा रहा है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। जैसे से हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, इसके हैजर्ड्स आ रहे हैं, आते रहेंगे,
ऑलमोस्ट हर बंदे ने ये चीज़ फेस की है वन वे और दी अदर। ये तो बड़ा रोबस्ट, ये तो बड़ा ऑब्सोल्यूट मेथड हो गया ना, किसी को कॉल करना कि जी मैं फलां जगह से बात कर रहा हूँ, बैंक से बात कर रहा हूँ, वो यूएएन नंबर बैंक का शो कर देना और कहना कि जी मुझे अपनी डिटेल्स बताएं और इस तरह प्रेशर डालना। ये तो एक तरीका है। एक तरीका तो ये है कि हर वक्त उठते बैठते खाते पीते आपके साथ हो रहा है। नंबर 2, एक चीज़ मैं आपको बता रहा था कि जब आपने बात जब स्टार्ट की थी तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स के साथ की थी जी। इसका जो सबसे बड़ा बचने का तरीका है ना, वो एक तो ये है कि काइंडली अपना ई कॉमर्स की वेबसाइट्स के लिए ना अपना सेपरेट ईमेल रखें। डू नॉट यूज दैट ईमेल विच इज अटैच्ड और एसोसिएटेड विद योर बैंक एज वेल। क्योंकि इंसान की, अगेन बता रहा हूँ, ह्यूमन प्रैक्टिस है कि इंसान एक ही जनरली पासवर्ड रखता है, तो आपने तो अपने आप को फिर वहाँ एक्सपोज कर दिया। तो पॉइंट इज दिस के इसके अंदर बैंक्स, अदारे, सिक्योरिटी लेयर्स ऐड करते चले जाएंगे, लेकिन वो भी ब्रेक होती चली जाएंगी जब तक आपको खुद अवेयरनेस नहीं है। नॉर्मली हमारा सोशल मीडिया जो हम ऐप्स यूज करते हैं उनका भी ईमेल वही होता है। So, वो अब भी... आप देखिए ना, एक गूगल के ऊपर अगर आप जाएं और ऊपर आप सेटिंग्स में जाएं, आपके सामने आ जाता है कॉम्प्रोमाइज्ड पासवर्ड्स। खुद गूगल बता देता है, हंड्रेड्स में होते हैं आपको पता ही नहीं। वो क्यों? छोटी छोटी वेबसाइट्स बनती हैं ई कॉमर्स की, आप सेम पासवर्ड डालते हैं, सेम, उनकी अपनी कोई वो तो होती नहीं है स्ट्रॉन्ग, उनकी अपनी सिक्योरिटी लेयर्स, तो यहाँ तो उनके अपने पासवर्ड लीक हो जाते हैं, या फिर वो बनी इस काम के लिए होती हैं कि वो आपका डाटा लीक करें और फिर वो बेचें। ये डाटा सारा का सारा मैंने लास्ट में मेंशन किया था, डार्क वेब पे भी बिकता है, बेहिसाब बिकता है। तो ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस इंसान को अवेयरनेस के साथ अपने आप को, जो चीज़ आपने हाथ में पकड़ी हुई है उसके बारे में पूरा अवेयर रहें कि मैं क्या करने जा रहा हूँ या क्या करने जा रही हूँ। जैस कैश के लिए भी यही है, सॉरी मैं जो इजी पैसा, ये कि जितने भी हमारे बैंक्स हैं, हमारे जितने भी ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स हैं, वो आपको अपनी तरफ से सिक्योर कर रहे हैं, मगर अगली सिक्योरिटी की लेयर आपने खुद देनी है अपनी अवेयरनेस से। सही। सो कुछ चीज़ें जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है वो तो उमर ने हमें बता दी हैं। सो प्लीज़ जहाँ कहीं पे भी जाएं अपना ATM कार्ड किसी को डायरेक्टली मत दें। और फिर ये जो आजकल हमने फिशिंग स्कैम के हवाले से बात की, इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें जो हैं वो देखनी है, और ऐसी किसी भी क्लिक को, सिर्फ इसी स्कैम के हवाले से नहीं, किसी भी लिंक को क्लिक करके अपने लिए आप मुसीबत खड़ी कर लेते हैं। सो इन मिसाइल से बचने के लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम अपने सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ें ज़रूर जो हैं उमर के डिस्कशन को ज़रूर हम शेयर करेंगे। सो प्लीज़ उसको मैक्सिमम आप लोग भी शेयर करें ताकि लोग जो हैं वो नुकसान से बच सके। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल सेम टाइम पर आपसे हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।